और ये बताओ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सीरीज सही चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है, एक सरप्राइज आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। मी नहीं, अस है, तुम्हारा चैनल है, मेरा नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा एक्टिव रहो, वहां पे चीजें तुम्हारे लिए आएंगी। और जल्दी ही मैं एक शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, शॉर्ट सीरीज, जिसमें तुम्हें मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, है ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पढ़ना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, हेलो मेरे लाल पीले नीले गुलाबी डॉक्टरों का हालचाल, हेलो हेलो हेलो। तो भाई अभी तक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है तुम लोगों से, कसम से मजा आ गया भाई साहब एकदम। आज का वीडियो में करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 10 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये चैप्टर हमेशा से बच्चों के लिए एक डर बना हुआ है, क्योंकि बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में नहीं आती है, इसलिए गलत हो जाते हैं। बट चिंता ना करो, तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने है, तुमको सब कुछ करवाएगा। बस बने रहो, क्वेश्चन देखो, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ, अपना फीडबैक दो। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b एज। देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो कि होता है माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं m वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं m b cos थीटा। क्योंकि हमको क्या दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री एंड वी नो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, समझा। तो जब मैं इसका ये निकालूंगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और cos 90 होता है 0, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बस तुझे ये फॉर्मूला लिखना था, नोट डाउन कर ले। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देख। अगला सवाल कह रहा है थोड़ा सा कुछ ये अलग टाइप का है, वैसे तुम लोगों ने पढ़ा है। द इनकरेक्ट रिलेशन बताना है फॉर अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, वो तुम्हें पता है 0 से कम होता है और -1 से के बराबर या उससे बड़ा होता है। तुम्हें पता है कि जो एब्सोल्यूट, उसका जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है 1 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ये तुम्हें दो चीजें पता है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके अलावा एक और चीज जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है, वो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी होती है, वो होती है 1 से छोटी, 0 के बराबर या उससे बड़ी, और वो होती है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है तुम यहाँ से बता सकते हो कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो है आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि ये जो रेशो है, इसका रेशो ये लेस देन 1 है, ये रेशो लेस देन 1 है, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखो, फर्स्ट वाला एकदम सही है, तुमको मिल रहा है, ये तुम्हें पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तुम्हें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी पता है कितनी होती है। तो ये तीनों तो एकदम सही बता रहे हैं, बट हमसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी, नहीं नहीं ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी विल बी द गलत आंसर। अगला सवाल देख बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको दे रखा है एक मैग्नेटिक नीडल का, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट m कितना दे रखा है, दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दे रखा है 10 टू द पावर -6 बाई पाई स्क्वायर। ओके, हमसे बोल रहा है कि ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 10 ऑसिलेशन है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में 10 ऑसिलेशन कर रहा है। तो तुम्हें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भाई साहब इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड की बात करूं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस नीडल का, इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो हो जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम बी। एम बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब जो टाइम पीरियड है वो तुम कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, इससे निकाल सकते हो। वैल्यूज पुट कर दो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट
आई कितना है बेटा, आई है 10 की पावर -6 अपॉन पाई स्क्वायर। एम कितना है, एम दे रखा है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, बी हमें निकालना है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो रहा है दोस्त, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है 10, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। ये हो गया 2 पाई अंडर रूट 10 की पावर -6 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 इंटू बी। क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, ये तो कट गया, क्या बचा इधर 1 बचा। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू, ये आप स्क्वायर रूट हट चुका है, क्या बचा बाहर 10 की पावर -6, नीचे क्या है पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 इंटू बी। ये देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, बी इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2, ये -2 से -2 कैंसिल, 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 10 की पावर -40 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको मैं देखो अगर तो ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इसको 4 को इधर भेज देता हूँ तो ये पावर -3 हो जाएगी, यानी इसको मैं 0.4 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से -3 का मतलब क्या हो जाएगा, मिली, तो हो जाएगा 0.4 मिली टेस्ला। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है। देख बेटा 0.4 मिली टेस्ला, बहुत सिंपल सा था। बेसिकली तुमको इसमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है टाइम पीरियड ऑफ दिस नीडल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टी बराबर 2 पाई आई अपॉन एम बी। आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए आयरन बार इज एम, it is now bent in such a way that it form an arc section of circular subtending an angle of 60 degree at its center। बोले तो पहले एक रॉड थी, पहले एक रॉड थी, अब इस रॉड को एक आर्क बना दिया गया है इस प्रकार से कि ये आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रही है। तो अब इस कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम न्यू, वो हो जाएगा पुराना मैग्नेटिक मोमेंट इनटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। बस यहाँ क्या करना है, थीटा जो है ये होना चाहिए तुम्हारा रेडियन में, थीटा होना चाहिए तुम्हारा रेडियन में। ठीक है, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में, 60 को क्या होता है पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। चलो वैल्यूज पुट कर दो, एम न्यू निकाल रहे हैं हम, एम न्यू इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट तुमको एम दे रखा था, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह मैंने रखा पाई बाई 3 और ये 2 ऑलरेडी है, अपॉन ये हो जाएगा पाई बाई 3 और 2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा m साइन पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है दोस्तों, साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा m पाई बाई 6, तो साइन 30 जो कि होता है कितना 1/2, ये हो गया 1/2। इसको फिर से लिख देता हूँ तुमको कंफ्यूजन ना हो, m इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 6 जो है, ये 6 तो ऊपर चला गया, तो ये 6 ऊपर चला गया है, 6 ऊपर चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m बाई पाई। जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आया है, नया मैग्नेटिक मोमेंट आया है इस रॉड को आर्क में कन्वर्ट करने से, वो कितना है 3m बाई पाई। ऑप्शन ए मैच हो रहा है। क्या करना है दोस्त, तो यहाँ देखो तुमको अगेन हमने एक फॉर्मूला बताया m साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा होना चाहिए रेडियन में। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त, अगला सवाल कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला मैग्नेटिक नीडल perform 20 oscillation in 5 seconds as shown, the moment of inertia of the needle is this, if the magnitude of magnetic moment is this, the value of x। अगेन वही हमने एक क्वेश्चन जो किया था, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ठीक है, यहाँ पर टी जो है इसको भी तुम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जो जो वैल्यूज है सारी पुट कर दो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 20 ऑसिलेशन है, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। ओके, टी बराबर 2 पाई ये हमने लिख दिया है, अंडर रूट मैग्नेटिक मोमेंट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 9.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन
तुम्हें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.9, 4.9 दो पावर इधर गए हैं इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूँ जो कि 0.049 टेस्ला दिया है, तो इसको मैंने 4.9 इंटू 10 की पावर -2 लिख दिया है, इंटू मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा दोस्तों, देखो ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वेट टाइम पीरियड निकाला है ना, तो टाइम पीरियड उल्टा होगा ना दोस्त, उल्टा होगा, वेट ये उल्टा होगा, ये होगा 5 अपॉन, यानी एक ऑसिलेशन लगाने में कितना टाइम लग रहा है, एक ऑसिलेशन लगाने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें निकालना होता है, वो होता है टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन लगाने में लगा टाइम तो हो जाएगा 1/4 बराबर 2 पाई, 1/4 बराबर 2 पाई। ये देखो ये कैंसिल हो गया 2 से, ये पावर भी कैंसिल हो गई, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन m, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया दोस्त, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन m, ये होगा। अब अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूं तो m कितना हो जाएगा, इधर देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 4 पाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, m हो जो है हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है, पाई स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही है, ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 16 चौक को कितना होता है, या मैं कहूँ 4 दूनी 8 इंटू 16, 16 इंटू 8 कितना होता है 128, 128 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। अब मैं जहां यहाँ पे देखूं तो क्या दे रखा है, x इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है, -5 है, अगर इसको मैंने -5 करना तो अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दूं, एक जीरो बढ़ा दूं, इसको मैं 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -5 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यही किसकी वैल्यू है, दिस इज द x, और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, आपका हो जाएगा एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है वो होता है तुम्हारा टाइम पीरियड, है ना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करता है वो होता है तुम्हारा टाइम पीरियड। हमने एक आगे ऊपर क्वेश्चन में किया था, हमने ऊपर नीचे कर दिया था, बट वो सही इसलिए आ गया होगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं करेक्शन करवा देता हूँ तुमको, यहाँ पर भी मैं करेक्शन करवा देता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन किए गए, ठीक है, या सॉरी एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो तुम्हारा टाइम पीरियड कहलाता है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है, एक सेकंड में किए गए चक्कर वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बट तुमको समझ में आ गया करना क्या है, जो कि हमने आसानी से करेक्ट कर लिया है। चलो छठवां क्वेश्चन अगर देखें तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है, इन द अबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड सोलेनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो इन सोलेनॉइड से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो लेंज लॉ को फॉलो करता है, वो लेंज लॉ को फॉलो करता है। और लेंज लॉ क्या कहता है कि करंट जिस कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी कारण का अपोज करता है, उसी कारण का अपोज करता है। तो जब ये बार मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है तो ये जो फर्स्ट वाला सोलेनॉइड है ये करंट इसमें इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा होगा कि इस मैग्नेट को वो दूर जाने से रोके। अब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा पोल, ताकि इस मैग्नेट को रोके, जाहिर सी बात है साउथ पोल आना चाहिए, क्योंकि साउथ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने से रोकेगा। ठीक है, अब ये वाला जो साउथ पोल है ये सोलेनॉइड 2 के पास में आ रहा है, तो इसको पास में आने का अपोज करेगा, उसका कौन सा अपोज करेगा, तो साउथ पोल है, यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए ताकि इसका अपोज हो, तो सर यहाँ भी साउथ होना चाहिए, क्योंकि साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दूर भेजेगा और ये सोलेनॉइड 1 क्या है, इसको अपनी तरफ पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, यानी दोनों ही एंड पर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, दोनों ही एंड पर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए। अब सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन का तुम पता लगा सकते हो, अगर तुम्हें पोल पता चल गया है तो, कि भाई ये साउथ पोल है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये साउथ पोल है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब ये वाला मैं तुमको नहीं बताऊंगा,
तुमको मैंने इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता दिया। लेंस लो, यहाँ पर साउथ पोल होगा, साउथ पोल होगा, करंट की डायरेक्शन अब तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये रहे तुम्हारे ऑप्शन। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुम बताओ। ये देखो मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ 5 सेकंड के लिए, तब तक तुमसे बातचीत कर लेता हूँ। ये बताओ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सीरीज सही चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है, एक सरप्राइज आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। मी नहीं, अस है, हमारा चैनल है, मेरा नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा एक्टिव रहो, वहां पे चीजें तुम्हारे लिए आएंगी। और जल्दी ही मैं एक शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, शॉर्ट्स सीरीज, जिसमें तुम्हें मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, है ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पढ़ना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्त कि एक मैच द कॉलम है, बहुत ही बढ़िया। देखो डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जस्ट हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन में। भाई नॉन मैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटाइज तो होगा ही नहीं वो मटेरियल, तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो जीरो होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो कितना मैग्नेटाइज होगा, ये बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जो कि होता है M/H। ठीक है, तो देखो पहले का हो गया 2, चौथे का हो गया 1। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो बहुत ज्यादा, क्या उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से काफी ज्यादा होता है। तो A का 2, B का 3, D का 1, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। देखो A का 2, B का 3, D का 1, ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रांग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड। ठीक है, एक कोई शीट है जिसको हम एक मैग्नेटिक पोल के सामने रखते हैं। ठीक है, तो देखना है अब भाई ये मैग्नेटिक पोल है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। होल्ड द शीट इफ देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर ये शीट मैग्नेटिक होगी। हाँ जी साहब, अगर ये शीट मैग्नेटिक होगी तो क्या होगा, ये पोल की वजह से इस पर या तो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से शीट मूव कर सकती है। तो अगर ये शीट मैग्नेटिक हुई तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस शीट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखने के लिए, ताकि वो फोर्स इस पोल और शीट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन का अपोज कर पाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, अगर नॉन मैग्नेटिक नहीं है, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो इस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इस शीट को जगह पे होल्ड रखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कोई इसको धकेल ही नहीं रहा है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। भाई साहब अगर ये कंडक्टिंग होगी तो इसमें एडी करंट फ्लो होने लगेगा। अगर ये कंडक्टिंग होगी तो इसमें एडी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो शीट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगी, बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर शीट कंडक्टिंग नहीं है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ए एंड सी वाले केस में। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है? बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ए एंड सी में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड केस में एडी करंट फ्लो होने लगेगा अगर शीट कंडक्टिंग है, तो अगर मैग्नेटिक है तो उस पर अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M, it is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle of 60 degree such that। ठीक है भाई, सब देखो इसका मतलब ये है कि एक रॉड थी जिसका लेंथ कितना है, L है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M। हमने इस रॉड को बेंड कर दिया है कुछ इस प्रकार से कि अब इस रॉड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 60 डिग्री, और इसको हमने एकदम सेंटर से बेंड किया है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई है? ये वाली लेंथ हो गई है L/2, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई है? L/2। अब देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये होता है। अब मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड इनटू L/2, लेंथ L/2 हो गई है, तो सिंपल सा न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, ML/2, जो कि कितना है, जो कि कितना हो जाएगा, इनिशियल का मैं बात करूं तो इनिशियल का जस्ट हाफ हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। M/2 बड़ा सिंपल सा फंडा था, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा M/2। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक क्यूरी, मैरी क्यूरी, CURIE, क्यूरीज एक लॉ होता है जो कि कहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो होता है क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब चूंकि क्यूरीज तो कांस्टेंट है तो इसको मैं 1 अपॉन टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ। हाँ जी। अब ये देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, ये ससेप्टिबिलिटी एंड 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। दोनों प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन जिसका आंसर तुम हमको दोगे। कह रहा है द डायमेंशन एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू किसका होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का होगा या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का होगा। तो ये डायमेंशन किसका होगा ये तुम्हें आंसर बताना है चैट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करके बताओ।